स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसा नेता हिंदुस्तान में आज तक कोई नहीं हुआ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण की राजनीति किया। उत्तर प्रदेश में श्रवण आयोग की कोई चर्चा नहीं होती है या श्रवण आयोग नहीं होना चाहिए? जैसे दलित है, दलित के लिए आयोग बना है, महिला आयोग बना है, अल्पसंख्यक आयोग बना है। दुर्भाग्य है आज समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, पीडीए बन गई। भारतीय जनता पार्टी में आपको ये किस रूप से देखा जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। आज हमारे इस पॉडकास्ट के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर केसी पांडे जी हैं, जो ब्राह्मणों की राजनीति और प्रदेश की राजनीति काफी दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज हम उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके लोग, गोरखपुर जनपद के आप रहने वाले हैं, लेकिन आपके ही समाज के लोग ये जानना चाहते हैं, कई लोगों ने हमसे भी कई सवाल किया कि आपका मूल निवास, पैतृक निवास कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर जनपद में जब आप गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाएंगे तो एक जगतबेला रेलवे स्टेशन पड़ता है। जगतबेला रेलवे स्टेशन के पास ब्राह्मण लोगों का गांव है, मझगावा नाम है उसका। मझगावा की मेरा मूल निवास स्थान है और मझगावा प्राइमरी स्कूल से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक मेरी शिक्षा मझगावा में ही हुई। क्या आप छात्र राजनीति भी किए हैं? देखिए, छात्र राजनीति में मेरी रुझान, जब मैं डीबी इंटरमीडिएट कॉलेज गोरखपुर का छात्र था, तब इंटरमीडिएट कॉलेजों में छात्र संघों के चुनाव हुआ करते थे, तो मैं उपाध्यक्ष का चुनाव छात्र संघ के डीबी इंटर कॉलेज का जीता था, उपाध्यक्ष पद पर रहा था। और उसी दौरान जब मैं डीबी इंटर कॉलेज के छात्र संघ की राजनीति में निर्वाचित हुआ तो हमारी रुझान कांग्रेस पार्टी की जो उस वक्त की और आज भी है, एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसमें हो गई और मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की राजनीति में सक्रिय हो गया और उसके माध्यम से ही प्रकारांतर से मैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आ गया। ये 73-74 की घटना है। दलीय राजनीति का सफर आपका आज तक का कैसा रहा? देखिए पांडे जी, दलीय राजनीति तो मैं 74 से सक्रिय तौर पर शुरू कर दिया, जब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिले का महामंत्री हुआ, जो बाद में चल करके यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स में मैं आ गया। यूथ कांग्रेस का भी उत्तर प्रदेश का महामंत्री रहा, जिले की यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा गोरखपुर जिले का, और फिर मैं कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय तौर पर भागीदारी किया और कांग्रेस पार्टी ने हमारे कार्यों को देखते हुए जहां संगठन में महत्व दिया मुझे, वहीं मैं जब सीके जाफर शरीफ और माधवराव सिंधिया इस देश के रेल मंत्री थे, तो मैं रेल मंत्रालय का एडवाइजर मेंबर भी उन लोगों ने मुझे बनाया था। और जब पंडित सुखराम देश के संचार मंत्री हुए तो मैं संचार मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया। बाद में चल करके पीए संगमा साहब, जो लोकसभा के अध्यक्ष बाद में बना दिए गए थे, पहले वो श्रम मंत्री थे, तो श्रम मंत्रालय का भी मैं सलाहकार रहा और कांग्रेस की राजनीति में जम करके करता था, उसमें कहीं कोई दुराय नहीं। 1994 तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति में मैं पूरे तौर पर सक्रिय रहा। आप एक संगठन चलाते हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नाम से। जी। तो जिन पार्टियों में आज तक आपने राजनीति किया, तो उन पार्टियों के लोग क्या कभी आपको ब्राह्मणों की जो आप बात उठाते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा लगे रहते हैं? पार्टी में रह के भी एक विशेष जाति की बात करते हैं, एक अपने समाज की बात करते हैं, तो क्या कभी आपको इन पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने आपके ऊपर कभी उंगली उठाई? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स किया तब तक कोई ब्राह्मण राजनीति का सवाल नहीं था।
1996 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना मैंने किया, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन हमको 1998 में मिला जाकर। 1998 से और सक्रिय तौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण की राजनीति किया, लेकिन 2002 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी गोरखपुर के सर्किट हाउस में मुझे बुला करके और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का आप सहयोग कीजिए। तो मैंने कहा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का मैं पूर्ण सहयोग करूंगा, लेकिन हम समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल होंगे। और 2002 के विधानसभा चुनाव में मैंने समाजवादी पार्टी के लिए बहैसियत अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जहां जहां स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमें भेजा उन क्षेत्रों में मैंने जाकर के प्रचार किया और अच्छी सीटें 2002 में समाजवादी पार्टी को मिली। हालांकि कुछ सीटें कम रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को सहयोग दिया और मायावती जी तत्काल तौर पर 2002 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन 29 अगस्त 2003 को ये सरकार बसपा भाजपा की गिर गई और माननीय मुलायम सिंह यादव जी पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ हो गए, जो 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। उसी समय समाजवादी पार्टी ने आपको मंत्री बनाया था? नहीं, हम तो 2005 में नेताजी ने कहा कि आप पार्टी के लिए इतना त्याग किए हैं तो मैं चाहता हूं पार्टी में सक्रिय हो जाइए, आपकी आवश्यकता हम लोगों को है। तो हमने कहा माननीय नेताजी, एक हमारा निवेदन है, हम ब्राह्मण राजनीति कर रहे हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे कार्य पर कोई रोक न लगने पावे। उन्होंने कहा नहीं, आपके कार्य पर कोई रोक नहीं लगेगी। और 2005 में उन्होंने हमको समाजवादी पार्टी का सीधे सीधे राष्ट्रीय सचिव घोषित कर दिया, जो बाद में चल करके 2007 में हमको यूपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का समाजवादी पार्टी का मेंबर भी बना दिया गया। समाजवादी पार्टी में आप बड़े सक्रिय रूप से काम किए, उसमें मंत्री भी रहे, तो क्या ऐसा कारण जहां पे आपको सम्मान बहुत मिला राजनीतिक तौर पे? क्षेत्रीय पार्टी के नाम से तब जानी जाती थी समाजवादी पार्टी, और क्षेत्रीय स्तर के राजनीति में आपको बड़े चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया, तो ऐसी क्या कारण रहा कि ऐसी पार्टी को आपने छोड़ दिया? देखिए पांडे जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसा नेता हिंदुस्तान में आज तक कोई नहीं हुआ। वास्तव में वो नेता नहीं थे, मूलतः वो देवता थे। हर आदमी की बात सुनना, हर आदमी की मदद करना, कोई असहाय दुखी व्यक्ति चला गया उनके सामने, उसकी पूरी पूरी वो मदद करते थे। हर व्यक्ति से, हर कार्यकर्ता से उनका सीधे जुड़ाव था। 2012 से 2017 तक आदरणीय नेताजी मुझे, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मंत्री भी बनाए थे नेताजी, सार्वजनिक उद्यम और गन्ना विकास विभाग का। हमारे सुपुत्र अनूप पांडे को 2012 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चौड़ी चौरा विधानसभा से नेताजी ने चुनाव लाया था। हालांकि वो कुछ वोटों से अंदरूनी भीतरघात से चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी हमारा महत्व नेताजी ने कायम रखा। हमारे लड़के के हारने के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने हमको मंत्री बना दिया। नेताजी जब तक रहे इस धरती पर, तब तक मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। लेकिन नेताजी की कार्यप्रणाली में और वर्तमान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो में हैं अखिलेश जी, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जब समाजवादी पार्टी में यह नारा दिया जाता था, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, माननीय नेताजी ने, जनेश्वर मिश्रा जी ने
ब्रजभूषण तिवारी जी ने, मोहन सिंह जी ने जब यह नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, सबसे पहले नारा उन्होंने दिया था। तो हम लोग इज्जत पाते समाजवादी पार्टी में, वास्तव में समाजवादी पार्टी थी। आज की जो समाजवादी पार्टी है जी, आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके हिसाब से, आपके विचारधारा से आज की समाजवादी पार्टी को आप किस रूप में देखते हैं? कैसी है समाजवादी पार्टी? पांडे जी, मैं वही कहने जा रहा, आपको बताने जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जब तक सोशलिस्ट मूवमेंट को लेकर के चल रही थी, तब तक चाहे हम ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, कायस्थ समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, जिन्हें सबड़ कहा जाता है, वो सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। दुर्भाग्य है कि आज समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, पीडीए बन गई। अखिलेश जी कहें समाजवादी पार्टी नहीं कहते, कहते पीडीए। तब पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उसमें केसी पांडे कहाँ खप पाएंगे? हम कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पीडीए में आपके ही समाज से बड़े बड़े चेहरे उनके साथ पीडीए का प्रचार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण बताइए। जैसे यहीं से देख लीजिए, गोरखपुर से बड़े चेहरे के रूप में हाथा परिवार है। फिर आप देख लीजिए अयोध्या से पवन पांडे जी हैं। ये सब नाम ही हैं जो पीडीए का प्रचार कर रहे हैं। पांडे जी, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा 50 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया। 74 से मैंने राजनीति शुरू किया और आज 25 आ गया, 2025। समाजवादी पार्टी की पहली कतार में माननीय नेताजी, माननीय मोहन सिंह, माननीय भगवती सिंह, माननीय ब्रजभूषण तिवारी, स्वनाम धन्य माननीय जनेश्वर मिश्रा जी, मधुलिमय जी, इन लोगों को पहली कतार में बैठाते थे जब समाजवादी पार्टी की सभा होती थी, सम्मेलन होता था। बाद में अशोक वाजपेयी जी, हमारे जैसे लोग भी पहली कतार में उसमें बैठ गए। नेताजी ने ऐसा पद दे दिया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी हो गई है जो कहने को तो आपने एक आध नाम गिना दिया, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज पार्टी में ऐसे भी लोग समाजवादी पार्टी में हैं जिनका इतिहास है, जिस पार्टी में गए वो पार्टी समाप्त हो गई। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कांग्रेस से शुरू करके बहुजन समाज पार्टी होते हुए बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। 15 वर्ष का वनवास भोग के भारतीय जनता पार्टी 2017 में वापस हुई है। अब सम्मानित अखिलेश जी के साथ भी ऐसे लोग आ गए हैं। ईश्वर भला करे, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो पीडीए बना है, नेताजी के साथ में काफी समय तक रहा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ। नेताजी एक बात कहते थे कि ब्राह्मण वोटर नहीं होता है, ब्राह्मण मोटिवेटर होता है। एक ब्राह्मण 100 गैर ब्राह्मणों को जोड़ लेता है, उसकी इतनी बुद्धि होती है। आज ब्राह्मणों की जो स्थिति समाजवादी पार्टी में है, आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी में जिसमें जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें ब्रजभूषण तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें हम राष्ट्रीय सचिव पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, आज कौन सा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में संगठन में किस बड़े पद पर है, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आपको जी, किस रूप से देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं 6 अप्रैल 2022 को विधिवत सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, मर्यादा हमारी करते हैं। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित के बाद ब्राह्मण हित है और फिर दल हित आता है मेरे लिए। हमारे ब्राह्मण हित के अभियान पर
किसी भी दल में मैं रहूंगा, अगर ब्राह्मणों को कुठाराघात हुआ, ब्राह्मणों के हितों का दमन हुआ, तो हमारे लिए पहले ब्राह्मण की लड़ाई ना सोच प्राथमिकता रहेगी। कोई दल नाराज हो रहा है, खुक रहा है, उसकी मुझे परवाह नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, देश में भी है, उत्तर प्रदेश में ही अगर जो आंकड़ा है ब्राह्मण हत्या की, आप ही के समाज के लोग तमाम टीका टिप्पणी करते हैं कि इस सरकार में ब्राह्मणों की तमाम हत्याएं हो रही हैं, उनको तमाम पीड़ाएं दी जा रही हैं। तो उस पे क्या आप लोग शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करते हैं? देखिए, मैं घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बहन मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार में 2007 से 2012 की सरकार में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और आपके बगल के जनपद महाराजगंज में एक डिगही गांव है। डिगही गांव में एक ब्राह्मण परिवार अंदर सो रहा था, और रात में घर पर पेट्रोल डाल करके पूरे परिवार की, जिसमें ब्राह्मण 12 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जल करके 5 ब्राह्मण खाक हो गए। और उस समय उत्तर प्रदेश में डिगही कांड की लड़ाई अगर कोई लड़ा था तो मैं लड़ा था। बहन जी और उनके लोगों ने बहुत धमकी दिलाया था, लेकिन मैं हाईकोर्ट से ऑर्डर करा करके उस परिवार का सीबीआई जांच करवा के न्याय दिलवाया था। और तब 2012 में आकर के समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी में आप सही कह रहे हैं। मैं अभी कल बैठक थी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों से, एक संवाद कार्यक्रम लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री श्री ए के शर्मा जी ने, जो प्रधानमंत्री जी के अत्यंत खासम खास हैं, उन्होंने लिया था। और मैं उस मीटिंग में कहा कि ब्राह्मणों की हत्याओं पर, ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर, ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय पर हम लोग बहुत चिंतित हैं। आप इस मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराइए, क्योंकि ब्राह्मण शादी भी कराता है और पिंडदान भी ब्राह्मण ही कराता है। स्पष्ट तौर पर कल मीटिंग का मैंने कहा। तो हमारे पास जितनी क्षमता है पांडे जी, संगठन के तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी में रह करके जहां ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार के साथ है, वहां जाकर के विरोध कर रहा हूं। आप ब्राह्मणों को लेके ज्यादा चिंतित रहते हैं। जो भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई उनके साथ कोई भी घटना होती है तो आप मौके पर पहुंचते हैं और आर्थिक सहयोग जो भी होता है वो करते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि बगल के राज्य बिहार में चुनाव होने जा रहा है, वहां पे गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री है। तो जैसे जातीय लड़ाई आप करते हैं अपने समाज के लिए, सवर्णों के लिए, तो क्या उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग पे कोई चर्चा नहीं होती है? क्या सवर्ण आयोग नहीं होना चाहिए? जैसे दलित है, दलित के लिए आयोग बना है, महिला आयोग बना है, अल्पसंख्यक आयोग बना है। पांडे जी, आपने एकदम सही सवाल किया है, और वास्तव में हम सभी के हित का सवाल आपने किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से बार बार केंद्रीय नेतृत्व से मांग रहती है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह, बिहार में नीतीश कुमार पिछड़ी जात के उन्होंने सवर्ण आयोग बना दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। हम लोग भी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, देश को आजाद हुए 78 साल हो रहा, और 78 साल में अब जातीय आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। जिसके पिता, जिसके ग्रैंडफादर, जिसके बड़े भाई, जिसकी माता राजनेता या आईएएस अधिकारी बड़े पदों पर हैं, उनसे आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाना चाहिए। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं, यदि आपने ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला उठाया, जब सवर्ण आयोग को, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो हमको हरिजन उत्पीड़न की धारा 3110 में फर्जी फंसा करके
हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाएगा, हमारा भी आयोग तो हस्तक्षेप कर देगा। लेकिन सरकार भग रही है। आपने तो बिहार की बात किया, मैं आपको बताऊं पांडे जी, स्वर्गीय सुश्री जयललिता जी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने देश में पहली बार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया। इतना ही नहीं, आरक्षण में उन्होंने जो भी गरीब ब्राह्मण हैं उनको 10% आरक्षण भी दे दिया। और फिर जो तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार आई या उनके पिता द्रमुक के करुणानिधि जी उनकी सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं की हमारा आरक्षण काट। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो उत्तर प्रदेश में करीब 22% के आसपास सवर्ण बसते हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, श्रीवास्तव, अग्रवाल 22% के करीब आते हैं। क्या ऐसी कमियां हैं कि जो इन 22% की बात सरकार सुनती नहीं है? पांडे जी, आपने तो सवर्ण की बात किया, मैं तो अपने स्रोतों से जो क्योंकि जाति जनगणना अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे संगठन के लोग हैं वो गांव में, जिलों में, नगरों में, जो जिले स्तर पर हम लोगों को आंकड़ा दिए अब तक, तो हम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिसमें चाहे पांडे हों, दुबे हैं, तिवारी हैं, शुक्ला हैं, उपाध्याय है, पाठक हैं, चौबे हैं, इनके साथ ही जो भूमिहार है, भट्ट है, महाभात है, सकल दीति है, कानिकुब्ज है, सनाढ़ है, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 17.8% उत्तर प्रदेश में हम ब्राह्मणों की संख्या है और देश में हमारी संख्या 13% है ब्राह्मणों की। लेकिन यह भी सही है कि 17.8% के साथ अगर सवर्ण के क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ इन सबको जोड़ा जाए तो हम लोग 27% से ऊपर जा रहे हैं। फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही पांडे जी कि जब तक हम सवर्ण लोग, विशेषतः हमारे ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर के एक मंच से अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे की टांग पकड़ करके खींचने की परंपरा रहेगी, तब तक इसका लाभ, फूट डालो राज करो का लाभ हर राजनीतिक दल उठाता रहे। इसलिए हमको एक होना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं कि केसी पांडे के भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन हमारे समाज का जो 18 से 28 का नौजवान है वो कहाँ जाएगा, उसका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और उसका कारण है सबसे बड़ा, जाति आरक्षण इस देश में लागू है, वो प्रतिभाओं का हनन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में क्या आप भारतीय जनता पार्टी से, जैसे अपने बेटे को कहा आपने चौरी चौरा से टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था, क्या इस बार बातचीत आपकी चल रही है? ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज के लिए क्या बेटे को इस बार 2027 में बीजेपी से टिकट मिलेगा? पांडे जी, हमारा मानना यह है कि हर ब्राह्मण आगे बढ़े। हमारी लड़ाई तो सकारात्मक और सार्थक होगी। बेटे को तो मान लीजिए हमारे दबाव में, हमारी प्रतिभा में और उनके बेटे के कार्यों को देखते हुए कोई राजनीतिक कहेगा नहीं आप टिकट ले लीजिए, तो केसी पांडे केवल टिकट पर समझौता नहीं करने वाले हैं। केसी पांडे को चाहिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, केसी पांडे चाहिए सवर्ण आयोग, केसी पांडे को चाहिए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा ब्राह्मण उसको वास्तव में आरक्षण मिले, यह चाहिए हमको। आपसे अंतिम सवाल हमारा है, हमारे दर्शकों को हमारे चैनल पे सभी सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए क्या संदेश देंगे? सभी समाज के लिए मेरा यही संदेश है, आपके चैनल को पहले हमारी शुभकामना है, यह चैनल खूब आगे बढ़े, फले फूले, इसके कार्यक्षेत्र का और विस्तार हो। इसकी आवाज आज बहुत सुनी जा रही है, समाज में इस चैनल का नाम आ रहा है, लोग सम्मान की दृष्टि से इस चैनल को देखते हैं। यह चैनल और आगे बढ़े और जिस प्रकार हमको आज आपने आमंत्रित कर हमारे समाज की बातों को, आज के राजनीति की बातों को उठाया है, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यह चैनल जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको वास्तव में उनका हक नहीं मिल रहा है,
उनकी लड़ाई को जो हमारा लोकतंत्र का चौथा सजग प्रहरी है मीडिया उठावे, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि अगर आप संघर्ष करोगे, चाहे आज की नौजवान पीढ़ी हो और बहुत पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगारी के शिकार हैं, वो भी अगर संघर्ष करेंगे, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस परिवार में पैदा हुए, हमारे पिताजी स्वर्गीय राम सूरत पांडे रेलवे में प्रधान लिपिक थे, हमारी माताजी स्वर्गीय प्रेमा देवी गृहिणी थी, हमारा यह कोई नेता नहीं था। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे राजनीति ही करनी है, राजनीति के माध्यम से ही समाज में सुधार ले आना है, समाज की राय लड़नी है, बेहतरी की राय लड़नी है, तो मैं आप राजनीति कर रहा हूं, कोई हमारे सामने दिक्कत नहीं है और हर चुनौती को स्वीकार करके लड़ रहा हूं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज को है। आज के हमारे गेस्ट थे पूर्व मंत्री डॉक्टर केसी पांडे जी। देखिए किस तरीके से समाज को जोड़ने की बात और अपने समाज को लेके सरकार से सवर्ण आयोग की बात इन्होंने जिस तरीके से बेबाकी से किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।